गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टडी करने वाले हैं। वो कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इस कंपाउंड को आज हम लोग देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हम लोग सारे रिएक्शन को वन बाय वन करके अच्छे तरीका से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। याद रखना है कि इसका कलर जो है, इसका कलर है ऑरेंज। इसका कलर कैसा है? ऑरेंज। जबकि दूसरे तरफ लिखे हैं पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr4। इसका जो कलर है वो कलर है येलो। तो याद रखना है आप लोग को कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, जबकि पोटेशियम क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो होता है। याद रहे कि इसको हम लोग रेडिश ऑरेंज भी कहते हैं। रेडिश मतलब कि इसमें कुछ लाल लालपन रहता है। तो याद रखना है कि इसको हम लोग ऑरेंज रेड भी कहते हैं या रेडिश ऑरेंज भी कहते हैं। मतलब ये ऑरेंज तो होता है पर इसमें कुछ रेडनेस भी होता है। याद रहे कि इसके नाम में डाई लगा हुआ है। डाई क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 गो है, तो क्रोमियम 2 इसलिए इसके नाम में डाई लगा है। जबकि यहाँ पर क्रोमियम 1 गो है, इसलिए इसके नाम में डाई नहीं लगा है। तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो K2Cr4। और अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके नाम में और इसके नाम में केवल ये डाई का डिफरेंस है। तो अगर डाई रहेगा तो यहाँ पे क्रोमियम 2 गो होगा, जबकि ऑक्सीजन 7 गो होगा। तो अगर क्रोमियम ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा, और अगर क्रोमियम कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगा। याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इसके एटोमिसिटी का मान 11 होता है। ये 11 कैसे आता है? ये एटोमिसिटी होता क्या है? तो किसी भी कंपाउंड में टोटल एटम को एटोमिसिटी कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में टोटल एटम को क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। तो यहाँ पर एटोमिसिटी कितना है? तो एटोमिसिटी 11 है। ये 11 आया कैसे? तो यहाँ से 7, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो इन सबको ऐड करो तो 7 और 2 9 और 9 और 2 11। इसलिए इसके एटोमिसिटी का मान कितना है? इसलिए इसके एटोमिसिटी का मान 11 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मोलिकुलर मास जो है वो मोलिकुलर मास है कितना? 294। तो ये 294 कैसे आया है? तो याद रखना है कि पोटासियम का मास होता है 39। पोटासियम का मास कितना होता है? पोटासियम का मास होता है 39। ठीक है। उसी तरह से क्रोमियम का मास होता है 52 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पोटासियम का मास जो है वो 39 है। यहाँ पोटासियम क्या है? 2 गो है, तो 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। एक क्रोमियम का मास जो है वो 52 है, 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और एक ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो ये जब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? उसका आंसर आएगा 294। उसी तरीका से यहाँ पर एटोमिसिटी का वैल्यू जो है वो 7 है। ये 7 कैसे आया है? तो यहाँ से 4, एक यहाँ से 5 और यहाँ का 2, तो 4 एक 5 और 2 7। इसलिए यहाँ पर एटोमिसिटी का वैल्यू कितना है? इसलिए एटोमिसिटी का वैल्यू जो है वो 7 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास है 194। ये 194 कैसे आया होगा? तो यहाँ पे भी पोटासियम 2 गो है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? पोटासियम A का मास होता है 39। अगर 2 है तो इसको 2 से क्या कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे क्रोमियम 1 है, क्रोमियम 1, ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे 4 है। तो एक ऑक्सीजन का मास होता है वो कितना होता है? 16 होता है। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 4 से। तो 16 चौके 64 यहाँ पे आ जाएगा। इस सब को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो उसका आंसर हम लोग को कितना आने वाला है? उसका आंसर आने वाला है 194। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कैलकुलेट करके कि इसका आंसर 194 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर 294 आ रहा है नहीं। क्या करना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। अब यहाँ पर इसमें सेंट्रल एटम है क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो K2Cr2O7 में सेंट्रल एटम मतलब जो केंद्र में आ रहा हो। तो केंद्र में यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या है? 2 गो। तो एक क्रोमियम को x मानेंगे तो 2 गो को क्या हो जाएगा? 2x। एक पोटासियम का चार्ज होता है +1, तो 2 गो कितना हो जाएगा? +2। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 एक गो का, तो यहाँ पर 7 गो है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। तो -14 में से 2 गया तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा -12 और -12 उधर जाएगा तो +2 है, उसको 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा +6। तो याद रखना है कि जो +6 निकला इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना है कि इसका 2 नाम है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। उसी तरीका से यहाँ पर जो है पोटेशियम क्रोमेट, तो इसमें सेंट्रल एटम है क्रोमियम। एक क्रोमियम था, इसको x मान लिए। यहाँ पे 1 का +1 था, 2 का +2, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 तो 4 का कितना हो जाएगा? -8। -8 में से 2 जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा +6। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो -2 होता है और पोटासियम का जो चार्ज होता है वो
वो +1 होता है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। पर याद रखना है कि क्रोमियम में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया है, पर ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का केवल +6 ही होता है। क्रोमियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +6 है। +3 और +6 जैसे आयरन है, आयरन भी दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, एक +2 और एक +3, है ना। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। उसी तरह कॉपर भी दो तरह का दिखाता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, +1 और +2। तो उसी तरह से याद रखना है कि क्रोमियम भी दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +3 और एक है +6। तो याद रखना है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3 एंड +6। तो याद रखना है कि क्रोमियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है और कितना है, और +6 है। अभी यहाँ पर +6 आया, लेकिन और भी कुछ क्रोमियम का कंपाउंड देखेंगे जिसमें कि आंसर कितना आएगा, जिसमें कि आंसर आएगा +3। अब हम लोग को पता है कि क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में आता है 4s1 और 3d5। तो s में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड है, और d में यहाँ पर टोटल 5 अनपेयर्ड है। तो 5 और 1 6। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग बताएंगे कि क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 6। तो ये 6 कैसे आया समझ में, 1 अनपेयर्ड s में है और 5 अनपेयर्ड d में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6। याद रहे कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 निकला, इसका मतलब है कि क्रोमियम का जब यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर क्रोमियम 6 बॉन्ड बना सकता है। इसमें भी जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद रखना कि इसमें क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाएगा, क्रोमियम बनाएगा 6 बॉन्ड। तो याद रखना कि क्रोमियम 6 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें काम आएगा। तो क्रोमियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, पर अभी हमने बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है। तो याद रखना है कि ये 3D सीरीज का है। क्रोमियम जो है वो 3D सीरीज का, मैंने बताया था कि 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अगर कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो इसका मतलब क्रोमियम +2 भी दिखाता होगा। तो कितना दिखा सकता है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग को रेंज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, रेंज। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब रेंज दो तरह का हो सकता है कि मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। एक है मैक्सिमम और दूसरा क्या है, मिनिमम। तो मैक्सिमम का मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब न्यूनतम। तो अधिक से अधिक ये +6 दिखाता है और कम से कम ये 0 दिखाता है। +6 क्यों दिखाता है, क्योंकि कितना अनपेयर्ड है, 6 अनपेयर्ड है। जितना अनपेयर्ड होगा वो उसका मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम 0 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्रोमियम जो है वो मेटल है और मेटल कभी निगेटिव में नहीं आता। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसका आंसर कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा। तो कम से कम जाएगा तो कहां तक जाएगा, कम से कम जाएगा 0। तो 0 कब हो सकता है, जब क्रोमियम अकेले रहेगा। तो अगर मानो कि क्रोमियम है केवल Cr है, तो कोई पूछेगा कि क्रोमियम अगर अकेले है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो याद रखना है 0। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑल एलिमेंट्स अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब अकेले है, तो याद रखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोई पूछेगा सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो बोलेंगे 0। लेकिन वो 0 तब है जब वो अकेले है। अगर कोई पूछेगा NaCl में सोडियम का कितना, तो आंसर बोलेंगे +1। तो कंपाउंड में चेंज करता है, लेकिन जब तक अकेले है तब तक उसका चार्ज क्या रहता है, तब तक उसका चार्ज 0 होता है। तो याद रखना है कि क्रोमियम का जो रेंज हो गया वो 0 से लेकर के 6 तक हो गया। तो क्रोमियम का रेंज याद रखना है, तो वो 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 6 तक। तो 0 से लेकर 6 तक में आता है +3 और +6। तो क्रोमियम का अगर कोई पूछेगा स्टेबल, स्टेबल मतलब ये ज्यादातर क्या दिखाता है, तो ज्यादातर +3 दिखाता है और +6 दिखाता है। पर वो दिखा कुछ भी सकता है, 0 भी दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, क्योंकि उसका रेंज ये है। तो दिखा वो कुछ भी सकता है, लेकिन वो दिखाता ज्यादा क्या है, तो दिखाता है +3 और +6। तो इससे रिलेटेड बात होगी, आप लोग इसको उतारिए। इसके बाद हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और स्ट्रक्चर के लिए याद रहे कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। तो क्रोमियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाएगा, क्रोमियम बनाएगा 6 बॉन्ड। और हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। और पोटासियम पहले ग्रुप का है तो ये बनाएगा 1 बॉन्ड। तो पोटासियम बनाता है 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, और क्रोमियम बनाता है कितना बॉन्ड, 6 बॉन्ड। तो पहले आप लोग इसको लिखिए। तो लिख लिया आप लोग। तो अभी हम लोग देख लिए कि K2Cr2O7 का जो कलर है वो ऑरेंज है, या रेडिस ऑरेंज है, या फिर ऑरेंज रेड है। और जबकि K2CrO4 का जो कलर है वो येलो कलर है। तो कलर याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और +6 है। अब हम लोग को दोनों के स्ट्रक्चर को देखना है।
दोनों की स्ट्रक्चर को देखना है तो हम लोग के पास फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है, तो फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कंपाउंड है हम लोग के पास में K2Cr2O7। इसके स्ट्रक्चर को देखना है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम है क्रोमियम। तो क्रोमियम यहाँ पे 2 गो, ऑक्सीजन है 7 गो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन 7 है। तो हाफ हाफ बटेगा, 3 इसके पास 3 इसके पास, 1 बीच में। तो 7 में से 3 इसके पास आएगा, 1 आ जाएगा बीच में। अब हम लोग को 3 इसको दिखाना है। तो इस तरह से क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाता है, तभी हमने दिखाया था कि क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब ये 6 बॉन्ड बनाएगा। तो ये 1 बॉन्ड हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, 4 और 5 हो गया, और यहां पर 6 हो गया। इस क्रोमियम का 6 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इस क्रोमियम के पास भी 6 बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बना रहा है 2 बॉन्ड, पर इस ऑक्सीजन का भी 1 ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ है। हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो 8 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 6, तो 6 तो इसको 8 पुराने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए। इस कारण से ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 1 यहां पर है और इसको 1 और चाहिए। तो 1 और चाहिए, तो यहां पर Cr2O7 तो बन गया। अब बच गया क्या, पोटासियम है यहाँ पे 2 होगा। पोटासियम पहले ग्रुप का है, तो अगर ये पहले ग्रुप का है तो पोटासियम जो ये मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो पोटासियम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 19 है तो 2 8 8 1 आएगा। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन वाला लॉस करता है। और लॉस जो होता है वो आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड को तिरछा एरो के द्वारा दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो लॉस किया तो इस पे प्लस आएगा, और इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा माइनस। उसी तरह से फिर से पोटासियम है, तो पोटासियम है तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। पोटासियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम में बनाने, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है। देखो यहाँ पर क्रोमियम कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। इसी तरीका से अगर हम लोग को स्ट्रक्चर मान लीजिए कि बनाने आ गया K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें भी सेंट्रल एटम तो क्रोमियम ही है, तो बीच में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, क्रोमियम। अब 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लोग को 4 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को दिखाना है और 6 बॉन्ड से दिखाना है। तो 2 और 2 4 बॉन्ड हो चुका है। ये हम लोग के पास 5 और ये हम लोग के पास 6। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है कि पोटासियम 2 गो है, तो 1 पोटासियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये जो पोटासियम है इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ये मेटल है तो ये लॉस किया, ये गेन किया, ये भी लॉस किया, ये गेन किया। इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड है। और ई जो बन रहा है ये हम लोग का कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग से बन रहा है, तो जो शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो लॉस गेन से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो अगर हम लोग से पूछेगा कि K2Cr2O7 कैसा कंपाउंड है, तो हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये आयन देगा। ये हम लोग का आयनिक कंपाउंड है, और ये भी आयन दे सकता है, इसलिए ये भी आयनिक कंपाउंड है ना। ये भी हम लोग का कैसा कंपाउंड है, ये भी हम लोग का आयनिक कंपाउंड है। तो हम लोग को अगर पूछा जाएगा कि अगर इसको हम लोग पानी में घुला दें, पानी में घुला दें मतलब इसको वाटर में अगर डिसॉल्व करें, तो ये किस तरह से आयन में टूटेगा, तो जरा ध्यान देना है। ये हम लोग के पास में है K2Cr2O7। ये सब एक साथ में तब तक है जब तक ये सॉलिड में है, जब तक ये सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जैसे हम लोग इसको वाटर में डाल देंगे, है ना, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, वाटर में डालेंगे तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो टूटेगा। तो आयनिक बॉन्ड एक ये है और आयनिक बॉन्ड एक ये। याद रखना है कि जल में जैसे इसको जैसे वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो पानी में आयनिक बॉन्ड टूट जाता है। तो ये आयनिक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा।
तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये प्लस लेके हटेगा तो इस पे माइनस आएगा, और ये भी प्लस लेके हटेगा तो इस पे माइनस आएगा। तो क्या को प्लस मिलेगा, एक के प्लस यहाँ मिलेगा, एक के प्लस यहाँ मिलेगा। इसका मतलब इसका 2 आगे चले जाएगा, इसका 2 आगे जाएगा तो ये बना देगा 2 के प्लस और फिर प्लस में। अब ये सब तो एक साथ में रहेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि ये शेयरिंग से बना है, तो ये सब एक साथ में रहेगा। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, Cr2, ये हम लोग का क्या बनेगा, तो ये बना देगा Cr2O7। इस पे एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो इस पर कितना माइनस आएगा, इस पर 2 माइनस आएगा। तो याद रखना है कि इसका नाम है क्रोमेट, डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, डाइक्रोमेट। जब तक ये साथ में था तो नाम था पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम हट गया, पोटेशियम हट गया, ये पानी में घुल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्रोमेट। चार्ज आ गया तो लगा देंगे आयन, तो इसका नाम हो गया डाइक्रोमेट आयन। तो कोई पूछेगा डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला बताना है, तो Cr2O7 माइनस माइनस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका 2 आगे आया लेकिन इसका 2 आगे नहीं आया, ऐसा क्यों? तो याद रखना है कि इसका 2 आगे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से है, और आयनिक बॉन्ड वाटर में क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। तो ये टूट गया, इस कारण से इसका 2 हम लोग आगे करके पोटासियम क्या को दिया, 1 और 1 2 दिया। जबकि इसका 2 आगे क्यों ना है, क्योंकि ये सब बॉन्डेड है, एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके 2 का आगे नहीं कर सकते। तो ये रहेगा Cr2O7 माइनस माइनस, इसका नाम हो गया क्या चीज, डाइक्रोमेट आयन। और ये हम लोग के लिए क्या हो गया, पोटेशियम। उसी तरह से अगर हमको इसको आयन में तोड़ना हो, तो इसको आयन में तोड़ना हो तो ये भी क्या के प्लस देगा, एक आयनिक बॉन्ड यहाँ है, एक आयनिक बॉन्ड यहाँ है, ये लॉस गेन से है, तो एक के प्लस यहाँ से मिलेगा, एक के प्लस यहाँ से मिलेगा। तो अगर हम लोग को K2CrO4 जो अभी सॉलिड में है, अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व कर देते, ये क्या देगा, ये देगा 2K प्लस, और प्लस में क्या देगा, प्लस में देगा CrO4, कितना माइनस आएगा, तो इससे भी 2 माइनस आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो पोटासियम हट गया तो बच गया केवल क्रोमेट, क्रोमेट आयन। तो याद रखना इसका नाम है क्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला हो गया Cr O4 माइनस माइनस, 2 माइनस इस पे भी है, 2 माइनस इस पे भी है, लेकिन अंतर है यहाँ डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 है। तो आप लोग को समझ में आया इसका स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर आ जाता है, तो याद रखना ये स्ट्रक्चर हो गया K2Cr2O7 का, और ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, K2CrO4 का। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितना CO बॉन्ड इक्वल है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। तो क्या क्वेश्चन था जरा वो समझना। क्वेश्चन ये पूछा था कि CO, तो CO यहाँ भी है, CO यहाँ भी है ना, तो ये कितना CO बॉन्ड इक्वल हो सकता है। तो ये जो डबल बॉन्ड हम यहाँ दिए हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी दे सकते थे, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे देते, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ जा सकता। तो याद रखना है कि इस डबल बॉन्ड को हम 1 2 3 जगह रोटेट कर सकते थे। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी दे सकते थे, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी दे सकते थे। तो यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों एक जैसा बन सकता था, और यहाँ पर भी ये तीनों एक जैसा बन सकता था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि K2Cr2O7, या फिर क्वेश्चन आएगा कि डाइक्रोमेट आयन में कितने CO बॉन्ड इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर होगा 6, 3 इधर से और 3 इधर से। तो ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। तो जेई में अगर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कितने CO बॉन्ड इक्वल है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6। तो आंसर 6 कैसे है समझ में आप लोग को, एक बार फिर से समझिए। ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हम लोग यहाँ भी बना सकते थे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी बना सकते थे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आता। लेकिन याद रहे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जो बनाता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे तब तो 1 2 और 1 3 बॉन्ड हो जाएगा। तो याद रखना है कि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन इन तीनों में आ सकता है। तो 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, तो 3 और 3 ये 6 को इक्वल हो सकता है। तो याद रखना है कि कितना CrO बॉन्ड इक्वल है। तो याद रखना है कि 6CrO बॉन्ड क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना। तो उसी तरह से यहां पर इक्वल कितना होगा, तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता, तो ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाता। उसी तरह से यहां भी, इसमें अगर पूछा जाता था 1 2 3 और 4, तो याद रखना है कि इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर 4 होता है। ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी रोटेट हो सकता है। याद रहे कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन पाई बॉन्ड रोटेट करता है। अब पाई बॉन्ड के रोटेशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के रोटेशन में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो यहाँ पर अगर रेजोनेंस बनता तो इसका मतलब 1 2 3 4 को बंद सेम हो सकता था, और अगर यहाँ रेजोनेंस बनता तो कितना हो सकता था,
यहाँ पर बनता तो 6 हो सकता था। तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर को उतारिए। तो लिख लिए स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग देखें कि K2Cr2O7 और K2Cr O4 दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखें कि क्रोमियम जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 है। तो याद रखना है कि क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर कोई पूछ लेगा कि क्रोमियम का वैलेंसी कितना होता है, तो याद रखना कि क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है। जिस तरह से ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है, उसी तरह से क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्रोमियम बॉन्ड 3 भी बना सकता है, क्रोमियम बॉन्ड 6 भी बना सकता है। अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि K2Cr2O7 को पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। हमको ये जानना है कि इसको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहा जाता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या चीज है। तो ये जानिए कि 2 वर्ड है, एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और एक वर्ड है रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अवकरण। ये ऑक्सीकरण क्या और अवकरण क्या है? याद रखना है कि जब किसी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना क्या है? ऑक्सीडेशन है। जैसे मान लीजिए कि आयरन जो है वो +2 से +3 में चला गया। तो +2 से +3 में चला गया तो बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, तो बढ़ना है ऑक्सीडेशन। और अगर मान लीजिए कि वो +3 से +2 में चला जाए तो घट गया, और घटना क्या है? रिडक्शन। अगर हम बोलते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, +3 था, वो बाद में चला गया +6 में, तो +3 से अगर +6 में चला गया तो वो बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि वहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम ये बोलते हैं कि वो पहले से +6 में था, अब +6 से चला गया +3 में, तो वो घट गया, तो घटने का मतलब रिडक्शन है। तो याद कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना क्या है? ऑक्सीडेशन है। पर यहाँ पर अलग वर्ड है, यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे के लिए काम करता है, मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे। तो याद रखना है कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर से समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा और अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा लेगा। तो जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा कहा जाता है कि K2Cr2O7 जो है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल कहने का मतलब क्या? ये बहुत आसानी से किसी दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। तो हम लोग को यही जानना है कि ये कैसे दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। इसके बारे में ये जानिए कि जो नीसेंट ऑक्सीजन देता है उसको हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नीसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नीसेंट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जब अकेले रहता है, तो उसको हम लोग नीसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इसका नाम क्या है? नीसेंट ऑक्सीजन। तो जरा देखते हैं कि ये कैसे देता है। तो यहां पर क्या है कि ये जो K2Cr2O7 है, इसका रिएक्शन करवाना पड़ता है डायल H2SO4 के साथ, डायल H2SO4 के साथ। तो जब तनु H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन किस तरह से होता है जरा समझते हैं। यहाँ पर 2 मेटल है, एक है पोटासियम और एक है क्रोमियम। तो ये दोनों पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है। मैं बता चुका हूं आप लोगों की पॉजिटिव का रिएक्शन हमेशा निगेटिव से होता है। इसमें निगेटिव कौन है? SO4। ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है। तो पोटासियम का जो रिएक्शन होगा वो SO4 के साथ होगा। तो पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है और SO4 का वैलेंसी 2 होता है। तो इसका मतलब अगर K SO4 के साथ मिलेगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा K2SO4। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? K2SO4। SO4 का वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1, इसलिए ये ऐसा ही रह गया। उसी तरह से क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है। तो अगर इसका वैलेंसी 3 है और इसका वैलेंसी 2 है तो इसका 2 इस पर आएगा और इसका 3 इस पर आएगा। तो इसका मतलब अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये बना देगा, ये क्या बना देगा? ये बना देगा Cr2 और SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर 3 क्यों दिया? क्योंकि क्रोमियम का वैलेंसी 3 है। और यहाँ 2 क्यों दिया? क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। तो ये कंपाउंड बना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है H2O, तो ये H2O बन गया। अब इस रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि SO4 क्या हो गया, तो SO4 हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक SO4 ये पूरा है, तो ये पूरा यहाँ पर 3 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो 3 और 1 4 है। और जबकि यहाँ पर SO4 क्या गो है, तो यहाँ पर SO4 एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा 4। यहाँ पर 4 क्यों दिए समझ में आया आप लोग को, यहाँ पर से 3 और 1 4, तो इसलिए SO4 यहाँ पर जो था वो 1 होता है, इसलिए आगे में 4 दिया है। 4 का मतलब अब SO4 4 गो हो गया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि पोटासियम 2 गो है, यहाँ भी पोटासियम 2 गो है, यहाँ क्रोमियम 2 गो है, तो यहाँ भी क्रोमियम 2 गो है। पर हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8 गो, 8 गो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर 4 लगेगा। तो जैसे 4 लगा तो ये भी हो गया। सबसे लास्ट में ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन हो गया 4 चौके 16, तो 16 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। तो इसका मतलब 23 ऑक्सीजन इधर है, इधर चेक करते हैं। इधर हो गया 4 तिया 12, तो 12 और 4, 12 4 16, और 16 और 4, 16 4 20, इसका मतलब इधर 20 ऑक्सीजन है, इधर 23 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कितना ऑक्सीजन यहाँ देना होगा, तो यहाँ पर देना होगा 3 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब प्लस में यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 3 नीसेंट ऑक्सीजन। तो ये नीसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना है कि नीसेंट ऑक्सीजन, अब ये नीसेंट ऑक्सीजन जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर देता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है। तो याद रखना है कि जब हम लोग ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर जब अल्कोहल के साथ जैसे ये नीसेंट ऑक्सीजन आएगा, तो नीसेंट ऑक्सीजन आएगा तो ये नीसेंट ऑक्सीजन कौन देता है, तो ये देता है K2Cr2O7। तो ये बदल देगा किस में, तो ये बदल देता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड आएगा और एल्डिहाइड के साथ अगर नीसेंट ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पर नीसेंट ऑक्सीजन कौन देता है, तो नीसेंट ऑक्सीजन देता है K2Cr2O7, तो ये बदल देता है इसको एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। जहां पर ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम K2Cr2O7 लिखेंगे और यहाँ नीसेंट ऑक्सीजन लिखेंगे, तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि नीसेंट ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं। तो याद रखना है कि K2Cr2O7 जो है ये एसिडिक मीडियम ये एसिडिक मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम मतलब इसका रिएक्शन किससे हुआ है, एसिड से जब K2Cr2O7 को एसिडिक के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ये नीसेंट ऑक्सीजन देता है। तो याद रखना है कि ये नीसेंट ऑक्सीजन का अगर अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में। अल्कोहल हम लोग किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH को, और एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO को। और उसी तरह से अगर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का नीसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए तो ये बदल जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जब ऑर्गेनिक आएगा तो वहां पर इसका यूज आएगा। फिलहाल अभी ये रिएक्शन है, अभी हम लोग के लिए रिएक्शन ये वाला है, तो ये याद रखना है। पर जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे, तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये कहां से आया है, तो यहीं पर से आता है, आप लोग को याद रखना है। तो याद रखना है कि ये जो K2Cr2O7 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग को अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार निकालने के लिए जानना है K2Cr2O7 का। तो जरा ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले इसका फार्मूला आप लोग जान लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका फार्मूला है मोलिक्यूलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर।
वैलेंसी फैक्टर। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है किसके लिए, K2Cr2O7 के लिए। इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है निकालते हैं उसी तरह हम लोग तुल्यांकी भार निकालते हैं कंपाउंड का। तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला है मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलिकुलर मास क्या है, तो मोलिकुलर मास अभी हम आप लोग को निकाल के दिखाए थे थोड़ी देर पहले कि मोलिकुलर मास में क्या करते हैं कि कंपाउंड में जो भी एटम है उसके हम लोग मास को ऐड करते हैं। हम लोग को समझना है कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, ये कैसे फाइंड होता है, तो जरा ठीक से ध्यान देना है। हम लोग के लिए यहाँ पर सेंट्रल एटम है क्रोमियम। अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता हो और अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाता हो। तो हम लोग को ये देखना है कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे घटा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +6, जो थोड़ा देर पहले हम लोग निकाल के देखे थे। इसको 2x मान लेंगे, इसका -14 हो जाएगा, इसमें 2 जाएगा -12, उधर जाके +12 और इसको 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा +6। तो यहाँ पर क्रोमियम का +6 है, तो अगर इधर क्रोमियम देखें सेंटर एटम तो उधर भी क्रोमियम देखेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। 2 क्रोमियम है तो इसको हम लोग 2x ले लेंगे। SO4 का चार्ज -2 होता है, याद कर लीजिएगा कि SO4 पर 2 माइनस होता है, तो इसका -2 तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 को जाएगा -6 बराबर कितना 0। तो बोलिए x बराबर कितना निकलेगा, तो x बराबर निकल जाएगा +3। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है और यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो बताइए कि ये पहले रिएक्शन जब तक नहीं किया था तब तक ये +6 में था और जब रिएक्शन कर लिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो बताओ कि बढ़ा कि घटा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना ही रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर का घट न जाना ही क्या है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वही काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसलिए हम लोग बोले कि K2Cr2O7 क्या चीज है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखना है कि जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। पर हम लोग को ये नहीं समझना, हम लोग को समझना है कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो वैलेंसी फैक्टर को जरा ठीक से समझना कि वैलेंसी फैक्टर निकालते कैसे हैं। यहाँ पर जो +6 निकला ये कितने क्रोमियम का निकला, 2 ठो का निकला नहीं। याद रखिए कि ये एगो क्रोमियम का +6 निकला क्योंकि हम लोग एगो को x माने थे, 2 से तो डिवाइड दे दिए थे। तो यहाँ पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो बताइए 2 गो का कितना होगा, तो इसका मतलब 2 गो का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग निकालें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर जो हम लोग निकाले एक क्रोमियम का +3 निकाले तो 2 गो का कितना निकालते हैं, तो अगर 2 गो का निकालते तो कितना निकलता, 6 निकलता। तो जरा ठीक से समझिए, यहाँ पर +12 है और यहाँ पर +6 है। तो 12 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। जितना का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए वैलेंसी फैक्टर क्या है। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है तो 2 गो का निकाले तो 2 गो से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ गया +12 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो 2 गो का निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना +6। तो यहाँ पर +12 है और यहाँ पे +6 है, तो कितना का चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में 6 का चेंजिंग आता है। जितना का चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर बोल लीजिए या फिर इसी का दूसरा नाम है एन फैक्टर, एन फैक्टर। तो हम लोग को इसका पूछा गया था क्या, इसका पूछा गया था हम लोग को इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग को इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है, किसका, K2Cr2O7। तो कैसे निकलेगा जरा वो समझिए। यहाँ पोटासियम क्या है, 2 गो है, तो 2 पोटासियम है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पोटासियम के मास से। क्रोमियम भी यहाँ पर 2 गो है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रोमियम से, और ऑक्सीजन वहाँ पे 7 गो है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन से, ठीक। और नीचे वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर का मान 6 आ गया। ये 6 कैसे लाए समझ में आप लोग को, यहाँ से 6 नहीं लिखे हैं, याद रहे ये दोनों में डिफरेंस 6 का है। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, तो 12 और 6 में कितना का अंतर है, तो 6 का अंतर है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 आता है ना, तो 12 और 7 में कितना का अंतर होता है, 5 का, तो यहाँ पर 5 लेते हैं। तो याद रखना जितना का अंतर निकलेगा उसको हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 6 ले लिए। अब इसके मास को कैसे निकालेंगे जरा वो समझिए। पोटासियम का मास कितना होता है, तो पोटासियम का मास अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि 39 होता है ना। तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूना
और यहाँ कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। यहाँ पर है क्रोमियम, क्रोमियम का मास कितना होता है, क्रोमियम का मास होता है 52, 52 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आना चाहिए, शायद 104 आना चाहिए। फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 सते 72 से, इसका मतलब 112 है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए यहाँ पर, है ना, 112 और 104 और 7 और 8, 8 2 10 और 4 14, 14 के 4 बचा कितना, 1 7 1 8, 8 और 1 9, इसका मतलब आ जाएगा 294। तो इसका आ गया 294 और डिवाइड कितना देना है, 6 से। जब 6 से इसको डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आता है 49। तो याद रखना है कि K2Cr2O7 का अगर इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 49। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार होता है। तो याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट का आंसर कितना आएगा, 49 आएगा। 49 कैसे है समझ, ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते समय है ना, सबको यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, मल्टीप्लाई करके ऐड किए, ऐड करने के बाद आया 294 और वैलेंसी फैक्टर कितना निकला, 6 निकला। याद रहे वैलेंसी फैक्टर को क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला, और 6 से जब डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 49। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको उतारिए। तो लिख लिया आप लोग। तो हम लोग देख लिए अभी कि इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आता है, 49। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर यह देख रहे हैं कि कन्वर्सन, कन्वर्सन का मतलब हिंदी है परिवर्तन। हम लोग को चेंज करने के लिए सीखना है कि डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट में कैसे चेंज कर सकते हैं और क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। दो कंपाउंड हम लोग के पास है, एक कंपाउंड है ना K2Cr2O7 और एक कंपाउंड है KCrO4। तो हम लोग को जानना है कि डाइक्रोमेट अगर है तो उसको क्रोमेट में कैसे लाएंगे और क्रोमेट है तो उसको डाइक्रोमेट में कैसे लाएंगे। तो जरा समझना है ठीक से। डाइक्रोमेट हम लोग को पता है कि डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। उसका कलर क्या होता है, येलो। तो हम लोग को ऑरेंज कलर को येलो में चेंज करना सीखना है और येलो को ऑरेंज में चेंज करने सीखना है। तो ध्यान देना जरा, अगर डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन बेस से करवा दे, रिएक्शन किससे करवा दे, बेस से। बेस किसको बोलते हैं, बेस उसको बोलते हैं कि जिसमें हम लोग को OH आता हो, OH माइनस जिसमें आता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जिसमें कि H प्लस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन फॉरवर्ड है और एक रिएक्शन बैकवर्ड है। ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ ये फॉरवर्ड है और ये जो नीचे आ रहा है ये बैकवर्ड है। तो याद रखना है कि डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन जब बेस से करते हैं तो ये बदल जाता है क्रोमेट आयन में, और क्रोमेट आयन का रिएक्शन अगर एसिड से कर देते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है डाइक्रोमेट आयन में। तो जरा एक बार फिर से समझिए, अगर हम लोग को Cr2O7 माइनस माइनस को बदलना हो इसमें तो इसका रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, OH माइनस के साथ। OH माइनस के साथ अगर करवाएं तो ये बदल जाएगा CrO4 माइनस माइनस में। याद रखना है कि डाइक्रोमेट का रिएक्शन जब बेस से कराते हैं तो क्रोमेट बनता है, लेकिन अगर हमको क्रोमेट से डाइक्रोमेट लाना है, उल्टा लाना है, तो कहता है इसका रिएक्शन करवा दीजिए एसिड के साथ। जैसे इसका रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो ये इससे रिएक्ट करके इसमें बदल जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, एसिड उसको बोलते हैं जिसका कि पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। तो जिसका पीएच का मान, जिसके कि पीएच का मान 7 से कम होता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, और जिसका कि पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। ये हम लोग को 9-10 में पढ़ाया गया है, एक नंबर लाइन रहता है। हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक है, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो हम लोग का क्या है, बेस है। तो यहाँ पर ऊपर में बेस था, तो बेस होगा तो 7 से ज्यादा होगा पीएच का मान, और अगर एसिड होगा तो उसका पीएच मान जो है वो 7 से क्या होगा, कम। तो कभी कभी बुक में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करके लिखा रहता है। तो हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट हो सकता है। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या लेंगे कि डाइक्रोमेट को बदलना है किसमें, क्रोमेट में। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, तो K2Cr2O7 हमको इसको बदलना है किसमें, बदलना है
क्रोमेट में, तो कहता है इसका रिएक्शन बेस के साथ होना चाहिए। तो कोई भी बेस का कंपाउंड ले लेंगे जिसमें कि OH आता हो, तो यहाँ पर K है, तो K है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे KOH। अगर यहाँ पर Na होता तो यहाँ पर ले लेते NaOH। ध्यान रखना है, K रहेगा तो K का कंपाउंड लेंगे, Na रहेगा तो Na का कंपाउंड लेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका हम रिएक्शन करवा दें तो रिएक्शन, तो याद कर लेना है कि अगर डाइक्रोमेट का रिएक्शन बेस के साथ हुआ, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बेस है। तो अगर डाइक्रोमेट का रिएक्शन बेस के साथ हुआ तो ये बदल जाता है किसमें, क्रोमेट में। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्रोमेट बना देना है। क्रोमेट क्या होता है, K2CrO4। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। जैसे एग्जाम में देखना है कि डाइक्रोमेट आया और यहाँ पे बेस आया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना देना है, क्रोमेट। अब देखना है कि क्या बन सकता है, तो यहाँ पर क्रोमियम है, वहां भी क्रोमियम है ना। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि क्रोमियम 2 गो है, यहाँ पर क्रोमियम जो है वो क्या गो है, 1 गो है ना। तो यहाँ पर हम लोग को बैलेंस में क्या लगाना पड़ेगा, बैलेंस में 2 लगाना पड़ेगा। अगर 2 लगा देते हैं तो पोटासियम यहाँ पर हो गया 4 गो, यहाँ पर हो गया 2, तो इसके आगे भी लगाना पड़ेगा 2। अब यहाँ पर OH है तो इसका मतलब जल बनेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनेगा, H2O। अब बैलेंस हुआ तो यहाँ पे पोटासियम हो गया 2 और 2, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पे क्रोमियम 2, यहाँ भी क्रोमियम 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गिर लो, ऑक्सीजन हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 2, ऑक्सीजन 7 और 2, 7 2 9, यहाँ पर हो गया 4 दूना 8 और 1 9, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, बैलेंस है। तो ध्यान रखना है कि जब भी ये क्या है, ये हम लोग का है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन अगर बेस से करवा दिया तो किसमें बदल गया, ये बदल गया पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। तो पहला कन्वर्सन हो गया। तो हम लोग को दूसरा कन्वर्सन में क्या दिखाना है, दूसरा कन्वर्सन में ये दिखाना है कि अगर हम लोग क्रोमेट का रिएक्शन एसिड से कर दें, क्रोमेट का रिएक्शन किससे कर दें, एसिड से। अगर क्रोमेट का रिएक्शन एसिड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। तो देखते हैं हम लोग कि क्रोमेट लेना है, तो दूसरा नंबर हम लोग को क्रोमेट लेना है। क्रोमेट क्या है, तो K2CrO4। यहाँ पर क्रोमेट, क्रोमेट में CrO4 है और इसका रिएक्शन किससे करना है, एसिड से। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एसिड ले सकते हैं। सबसे पॉपुलर एसिड कौन सा, सबसे पॉपुलर एसिड है H2SO4। तो हम लोग इसका H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं। तो याद कर लीजिए कि अगर डाइक्रोमेट है तो यहाँ पर क्रोमेट बनेगा, और अगर यहाँ पे क्रोमेट है तो यहाँ पर डाइक्रोमेट बनेगा। इसका मतलब यहाँ बन जाएगा K2Cr2O7। क्या बन जाएगा, K2Cr2O7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेट लिए हैं। तो क्रोमेट का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं, क्रोमेट का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है। तब दिख रहा है यहाँ पर कि पोटासियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन ये सब आ गया, लेकिन यहाँ SO4 है, लेकिन यहाँ SO4 नहीं आया है। इसका मतलब ये SO4 K के साथ मिलकर के क्या बना देगा, ये बना देगा हम लोग का K2SO4। तो ये बना दिया हम लोग का K2SO4 प्लस यहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब है यहाँ पर वाटर भी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हम लोग के लिए हो गया क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराते हैं तो वो बदल जाता है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये VBI रिएक्शन है। कन्वर्सन, कन्वर्सन मतलब परिवर्तन। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज टू क्रोमेट, या फिर पोटेशियम क्रोमेट चेंज टू डाइक्रोमेट। तो ये क्वेश्चन कैसे है, तो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग कि पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज टू पोटेशियम क्रोमेट, और दूसरा में क्वेश्चन लिख सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट चेंज टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम लोग के पास यहाँ पर 2 आंसर है, एक में बेस से रिएक्शन है और एक में किससे रिएक्शन है, एसिड से रिएक्शन है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन और आप लोग को याद रखना है, वो याद ये रखना है कि अगर डाइक्रोमेट को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एसिड में बदल जाता है। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट स्टेबल है या क्रोमेट स्टेबल है, जरा ध्यान देना है। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में कौन स्टेबल है, तो आप लोग सोचिए कि अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट स्टेबल है या क्रोमेट स्टेबल है। तो क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग ये जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का रिएक्शन जब बेस के साथ करवाएं, डाइक्रोमेट का रिएक्शन जब बेस के साथ करवाएं तो ये बदल गया किसमें,
क्रोमेट में। इसका मतलब कि बेस में ज्यादा स्टेबल कौन है, बेस में ज्यादा स्टेबल क्रोमेट है। और जब क्रोमेट का रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं तो जैसे क्रोमेट के केस में एसिड आता है तो ये बदल जाता है इसमें। इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल न है। एसिडिक मीडियम में स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि एसिड जैसे आता है वो इसमें बदल जाता है। हम लोग से पूछा कि एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल है, तो एसिडिक मीडियम में स्टेबल है कौन, डाइक्रोमेट। तो लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट आयन इज मोर स्टेबल। डाइक्रोमेट आयन इज मोर स्टेबल। इसका हिंदी क्या हो गया कि अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन अधिक अस्थायी है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन अधिक अस्थायी, ऐसा क्यों बोले हम, एक बार फिर से समझिए। यहां पर देख रहे हैं कि ये हम लोग का क्रोमेट है, तो क्रोमेट के केस में क्रोमेट के साथ जैसे एसिड आता है तो एसिड आने पर ये क्रोमेट बदल जाता है किसमें, डाइक्रोमेट में। इसका मतलब एसिड में ये स्टेबल नहीं है, इसलिए जैसे एसिड आता है ये इसमें बदल जाता है। इसका मतलब कि अम्लीय माध्यम जैसे आएगा वो इसमें बदल जाएगा, तो इसमें बदल गया मतलब ये अस्थायी था, इसलिए यहां पर हम लोग का लिखे हैं कि अम्लीय माध्यम में ये है। लेकिन अगर हम लोग से पूछता कि बेसिक मीडियम में, है ना, अगर हम लोग को बोलता बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम तो इन बेसिक मीडियम, तो जैसे इसके कांटेक्ट में बेस आता है डाइक्रोमेट के साथ, जैसे बेस आता है ये इसमें बदल जाता है। इसका मतलब कि बेस में ये स्टेबल नहीं है, बेस में स्टेबल ये है। तो याद रखना है कि इन बेसिक मीडियम क्रोमेट आयन इज मोर स्टेबल। इन बेसिक मीडियम क्रोमेट आयन इज मोर स्टेबल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि क्षारीय माध्यम में क्रोमेट आयन जो है वो अधिक अस्थायी है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए कि अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन ज्यादा अस्थायी है और क्षारीय माध्यम में क्रोमेट आयन अधिक अस्थायी है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये टॉपिक हम लोग का पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें भी और भी बहुत सारा रिएक्शन है। अभी हम लोग को K2Cr2O7 का प्रिपरेशन जानना है, उसको हीट करने पर क्या होता है, कोल्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हॉट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उतना को आप लोग रिविजन में रखिए, फिर हम लोग कल देखते हैं कि इससे आगे रिएक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू।